आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस अवस्था को एक अटपटी और समस्या की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को एक अटपटी और समस्या की अवस्था कहा जाता है। विकल्प हैं आपके बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर डी प्रौढ़ावस्था। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी किशोरावस्था। दोस्तों, किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा के एडोलेशियर क्रिया से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। सामान्य रूप से यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसको दो भागों में बांटते हैं, पूर्व किशोरावस्था जो कि 12 से 16 वर्ष तक होती है, उत्तर किशोरावस्था जो कि 16 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। इसे कुछ उपनामों से भी जाना जाता है, इसको भी आप जान लीजिए, जैसे एक बड़ी उलझन की अवस्था, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, एक अटपटी और समस्या की अवस्था, तूफान एवं विरोध की अवस्था। दूसरा प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था के विकास के कितने सिद्धांत हैं। किशोरावस्था के विकास के कितने सिद्धांत हैं। विकल्प हैं आपके 2 सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत हैं या फिर 8 सिद्धांत हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? दोस्तों, आपको बता दें किशोरावस्था के विकास के 2 सिद्धांत हैं। कौन कौन सा? त्वरित विकास का सिद्धांत, इसके समर्थक स्टैनले हॉल हैं। इस सिद्धांत का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया है। इनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन अचानक रूप से होते हैं, जिनका शैशव और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ हैं। इनका मानना है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक तथा संवेदनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नई चीज़ें दिखाई देती हैं, वह अचानक से ना आकर क्रमशः धीरे धीरे आती है। तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। किशोरावस्था के विकास के 2 सिद्धांत हैं। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कल्पना की अधिकता के कारण किस अवस्था में दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। कल्पना की अधिकता के कारण किस अवस्था में दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। विकल्प हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी किशोरावस्था। दोस्तों, किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। वास्तविक जीवन में वह अपनी समस्त इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो कल्पना करके उन इच्छाओं और अभिलाषाओं को जीने की कोशिश करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वह कल्पना में खो जाता है। कल्पना की अधिकता के कारण ही इस अवस्था को डे ड्रीमिंग या फिर दिवा स्वप्न की अवस्था कहा जाता है। इस प्रवृत्ति के कारण ही वह आत्मकेंद्रित और अंतर्मुखी बन जाता है। इस कारण से कभी कभी हानि भी होती है और कुछ किशोरों में समाज विरोधी भावनाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण किशोर अनैतिक व्यवहार करने लगता है। अंततः वह बाल अपराधी बन जाता है। कभी कभी यह कल्पनाएं सकारात्मक प्रभाव दिखाती हैं। किशोरों में लेखन और अभिनय के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालक का निर्माणकारी काल कौन सा है। निम्नलिखित में से बालक का निर्माणकारी काल कौन सा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। सामान्य रूप से इसका समय 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से 9 वर्ष तक मानी जाती है, और उत्तर बाल्यकाल या फिर बाल्यावस्था जो कि 9 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है, जिससे वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। इसे कुछ उपनामों से भी जाना जाता है, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसे भी जान लीजिए, जैसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, समूह की आयु या फिर टोली की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु और जिज्ञासा वाली आयु। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, तो ये जो उपनाम है इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। विकल्प हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व या फिर व्यक्तित्वहीन, कोई भी व्यक्तित्व नहीं होता है। तो इन चारों में से सही कौन सा है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। दोस्तों, शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है। इससे वह केवल अपने आप में ही रुचि रखता है और प्रायः एकांत प्रिय होता है, किंतु बाल्यावस्था में वह बहिर्मुखी बन जाता है, क्योंकि इस अवस्था में उसे बाहर घूमना फिरना, बाहर की वस्तुओं को देखने और दूसरों के विषय में जानने की इच्छा होने लगती है। इसी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण वह अपने आप को समाज में समायोजित कर पाता है। याद रखिए कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में पुनः बालक कल्पनाशील होने के कारण अंतर्मुखी हो जाता है। इसके अलावा बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा की प्रबलता होती है।
आत्मनिर्भरता की भावना होती है, संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता हो जाती है और सामाजिक और नैतिक विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। विकल्प हैं आपके सामूहिक खेल और रचनात्मक कार्य पर आधारित, अध्यापक द्वारा पिटाई पर आधारित, खेल कूद पर रोक पर आधारित, या फिर गुरुकुल प्रणाली पर आधारित। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, सामूहिक खेल और रचनात्मक कार्य पर आधारित। दोस्तों, बाल्यकाल के प्रारंभ में ही बालकों के अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है, जैसे मिट्टी और बालू का घर बनाना, लकड़ी के गुटकों से खेल खेल में कई तरह की चीज़ें बनाना आदि। अतः विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे रचनात्मक क्रियाओं के अंदर कागज़, दफ्ती, लकड़ी, मिट्टी आदि के खिलौने या कोई अन्य वस्तु बनाना तथा पाठ्य विषयों में क्राफ्ट तथा गृह कला की शिक्षा देना। बाल्यकाल में बालक अकेले रहना कम पसंद करता है, उसे समूह में रहना या खेलना ज़्यादा भाता है और इससे वह प्रसन्न भी रहता है। इसीलिए विद्यालय में सामूहिक कार्यों और सामूहिक खेलों की व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर डी प्रौढ़ावस्था। कौन सा विकल्प सही होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, शैशवावस्था। दोस्तों, मानव जीवन के विकास की सभी अवस्थाओं में से शैशवावस्था का महत्व सबसे अधिक है। मनोवैज्ञानिक न्यूमैन ने कहा, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इस समय बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका प्रभाव तत्काल बच्चे पर पड़ता है। फ्रायड ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। एडलर ने कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम ही निश्चित होता है। साधारण रूप में जन्म के बाद प्रथम 6 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था को जीवन का आधार भी कहा जा सकता है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। विकल्प हैं सामाजिक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव या फिर धार्मिक व्यवहार। कौन सा विकल्प सही होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। भूख लगने पर वह रोता है, क्रोधित होता है और जो भी वस्तु उसके आसपास होती है उसे वह मुंह में डालने का प्रयास करता है। इसके अलावा शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं और भी हैं, जान लीजिए। जैसे शारीरिक विकास में तीव्रता, अपरिपक्वता, इसमें बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है। पर निर्भरता होती है, यानी दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। कल्पनाशीलता ज़्यादा होती है। दोहराने या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। नैतिक भावना का अभाव होता है। आत्म प्रेम की भावना होती है। और लास्ट है, अकेले और साथ में खेलने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। किसमें। शैशवावस्था में। इसीलिए शैशवावस्था का विशेष महत्व होता है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है। विकल्प हैं सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है, शिशु जो सीखता है जल्द भूल जाता है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था में शिशुओं में सीखने की गति बहुत तेज होती है। ये इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में तेज़ी से सीखते हैं, जैसे किसी की नकल करना, दूसरों की कही बातों को तुरंत सीख कर दोहराना, दूसरों को इशारे करता देख तुरंत उसी तरह से इशारे करना आदि। मनोवैज्ञानिक गैसेल ने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष से दूना सीख लेता है, यानी 2 गुना सीख लेता है। शिशु सबसे ज़्यादा और जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहनों तथा अन्य सदस्यों के व्यवहार का वह अनुकरण करता है और सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के सामने झगड़े, लड़ाई या गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में जो कुछ वे सीख लेते हैं वह उन्हें हमेशा याद रहता है। इसलिए 6 वर्ष तक के बच्चों के सामने हमेशा अच्छी बातें और अच्छे व्यवहार ही करने चाहिए। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। फ्रायड का, क्रो का, हर्लॉग का या फिर न्यूमैन का। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। क्रो एवं क्रो ने।
दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो याद रखिए विकल्प बी यहाँ पे सही होगा, क्रो एवं क्रो।